हमास इसराइल जंगबंदी का मुआहदा जो है वो कितना पायदार साबित होगा या हो सकता है, और उसके अलावा ख़ास तौर पे ये कि एक तरफ ग्रेटर इसराइल का मंसूबा और दूसरी तरफ ये जंगबंदी ये कितनी देर तक कायम रहेगी। इसके अलावा हम बात करेंगे इस सेगमेंट में कि ट्रंप इंतज़ामिया के इक़्तिदार संभाल लेने के बाद ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात किस नहज पे जाएंगे। इन सब सवालों के जवाब आज जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब। थैंक यू वेरी मच ब्रिगेडियर साहब, आपने वक्त दिया। सबसे पहले ये फरमाइएगा कि ये जो हमास इसराइल जंगबंदी का मुआहदा है ये आपको कितना पायदार नज़र आता है? जी बहुत शुक्रिया। पहली बात यह है कि मेरे ख्याल में एक बड़ी डेवलपमेंट है मिडिल ईस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं, और मैं समझता हूं कि सेलिब्रेशन है गजा में तो सेलिब्रेट वही लोग करते हैं जहां जिनकी विक्ट्री होती है। तो ये हमास की विक्ट्री है, और क्योंकि इन्होंने मजबूर किया है इसराइल को, वो घुटनों पे आए, उन्होंने हमास से ही बातचीत की जिनको वो पॉलिटिकली मिलिटरीली एलिमिनेट करना चाहते थे, वो नहीं कर सके, वो अपने ऑब्जेक्टिव्स में फेल हुए और हमास की विक्ट्री हुई। और इसके साथ साथ देखें कि मेरा ख्याल में मैं इसका क्रेडिट भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को देता हूं। ऑल्दो जब से ये बात हुई है तो अभी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भी कह रही है कि हम 6 महीने से लगे हुए थे, लेकिन 6 महीने से पहले पिछले 15 महीनों में वो इसराइल को वेपन्स भी दे रहे थे, एम्युनिशन भी दे रहे थे, और फिर तो अनफॉर्चुनेटली जो किलिंग्स हुए तो उनमें भी तो सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन ट्रंप ने शुरू कहा था मेरे और चेकिंग से पहले ये सिलसिला हो, लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई जो उनके स्पेशल एनवाई थे स्टीव विटकॉफ, वो दोहा में थे पिछले कई दिनों से, और पिछले सैटरडे को वो उन्होंने कहा कि मैंने नेतन्याहू से मिलना है। तो उनको बताया गया कि नेतन्याहू सैटरडे को अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो उसमें कोई रिलीजियस डे है उनका, लेकिन ही सेट कि उनको बताया जाए कि वो मुझसे हर हालत में मिले। ही मेड इट श्योर, और वो वहां पे गए, वहां जाके उन्होंने डेड लाइन रखी कि आपने सीज फायर को एक्सेप्ट करना है। सो मेरा ख्याल में क्रेडिट हम देते हैं ट्रंप को। अब जहां तक बात है कि इसमें 3 फेजेस में प्लान किया गया है। फेज 1 इज फॉर 42 डेज जो संडे से स्टार्ट होगा, और इसमें ये है कि इनिशियली एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर से 33 जो उनके हॉस्टेजेस से और 1000 के करीब फलस्तीनी रिलीज होंगे, और इसके अलावा जो है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस इसमें जो अर्बन सेंटर्स में जो लोग बैठे हैं, जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस वो वहां से निकल जाएंगे और लोग अपने घरों पे वापस जा सकते हैं। घर तो नहीं है लेकिन वो रूइंस में भी जाएंगे, लेकिन जिनके साथ अटैचमेंट उनकी होगी वहां पे। और सेकेंड और थर्ड फेज की जो बातचीत चल रही है कि आउटलाइन तो ऑलरेडी उन्होंने बनाया कि सेकंड फेज में क्या होगा, थर्ड फेज में क्या होगा। इसी फेज 1 में उस पर फर्दर बातचीत होगी। सेकंड फेज में ये फर्दर एक्सचेंजेस होनी है, इजरायली फोर्सेस ने विड्रॉ करना है, और थर्ड फेज में ये है कि उसमें जो है कि रिकंस्ट्रक्शन की बात होनी है कि जो फलस्तीन की जो गजा की सिचुएशन है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हाउ लॉन्ग इसमें क्या ये बरकरार रहेगा। अनसर्टेनिटी जरूर है, लेकिन आज इजरायली कैबिनेट ने भी थोड़ी देर पहले इतला थी कि उन्होंने इसको अप्रूव कर दिया है, लेकिन मेरा ख्याल में अनसर्टेनिटी जरूर है। लेकिन ओवरऑल पिक्चर देखी जाए तो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन दे विल इंश्योर कि ये सीज फायर कंटिन्यू रहे, क्योंकि अब इनिशियली इट इज टेम्परेरी सीज फायर, लेकिन मैं ओवरऑल समझता हूँ इट इज विक्ट्री फॉर द गजा के लोगों के लिए। ब्रिगेडियर साहब यहाँ पे एक सवाल ये जरूर पैदा होता है कि आप जिसको मर्जी क्रेडिट दें, लेकिन 15 माह में 85,000 टन बारूद गिराने के बाद और 47,000 फलस्तीनियों को शहीद करने के बाद ये जो ट्रंप इंतज़ामिया या अमेरिकी इंतज़ामिया जागी है और इन्होंने ये जंगबंदी कराई है, तो ये पहले इस तरह का कदम क्यों नहीं उठाया गया? लेकिन जी वो पहले तो सारे मिले हुए थे ना, उनको सबक सिखाना चाहते थे। अनफॉर्चुनेटली इसलिए मैंने कहा बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन तो इसमें इक्वली इन्वॉल्व थी, क्योंकि जिस तरीके से टनों के हिसाब से वेपन्स एम्युनिशन बारूद वहां पे गया तो इसमें बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व थी, वरना 1.5 साल 15 महीने में ये सीज फायर होना चाहिए। ट्रंप ने तो एटलीस्ट ये किया कि एक डेडलाइन दे दी थी कि भाई इससे पहले चीजें आप सेटल करें वरना हालात खराब होंगे। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए, कतर को भी नहीं भूलना चाहिए, इजिप्ट को भी नहीं भूलना चाहिए।
उनका मेजर इसमें किरदार था, क्योंकि उन्होंने दोनों तरफ से बातचीत में हिस्सा लिया और दे इंश्योर्ड कि ये पीस जो सीज फायर है वो इसके सक्सेसफुल एंड की तरफ लेके जाया जाए। तो मेरे ख्याल में उनका भी इसमें बड़ा किरदार है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, यहाँ ये भी सवाल पैदा होता है कि इसराइल कैबिनेट ने तो इसकी मंजूरी दे दी, लेकिन इस मुआहदे के बावजूद इसराइल के गजा पे हमले अभी भी जारी हैं, इस पे क्या होगा? देखिए जी, वो इसीलिए है कि वो असल में वो सीज फायर की जो इम्प्लीमेंट होना है इतवार से होना है, तो ये इस तरह अपनी वो एक दाग बिठाने के लिए ये स्ट्राइक्स करे, जिस तरह आज भी स्ट्राइक्स की 100 के करीब की शहादतें हुई हैं। तो दैट इज अनफॉर्चुनेट। देखें कि इंटरनेशनली हम देख सकते हैं कोई कानून तो दुनिया में है ही नहीं है। जब वीक टू वीक हो या मुसलमानों का केस आता है तो यहाँ हमने देखा है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के फैसलों पर कोई अमल नहीं हुआ है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के फैसलों पर अमल नहीं हुआ। माइट इज राइट वाली बात थी, लेकिन ओवरऑल बात यह है कि आप देख लें एक कन्वेंशनल फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी, वेपन्स, इक्विपमेंट के साथ आयरन डोम का कंसेप्ट था, लेकिन ये था एक रेक टेक मलेशिया ने उनको मजबूर किया, उनको घुटनों पर लाया। दैट्स वाई गजा के लोग आज सेलिब्रेट कर रहे हैं कि वो उनकी जीत उन्हीं की है। सर यहाँ पे ये भी सवाल पैदा होता है, बहुत सारे जो लोग हैं उनका ये मानना है कि इसलिए अमेरिका ने इस शर्त पे इसराइल को राज़ी किया है कि अमेरिका अब मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक पे ये दबाव डालेगा कि इसराइल को जो है उसकी हैसियत को कबूल किया जाए, मंजूर किया जाए, उससे सफारती ताल्लुकात जो हैं वो बहाल किए जाएं। क्या वाकई ऐसा है? देखिए जी, ये तो खैर पहले से चल रहा था। अगर आपको याद हो, इस जंग से लड़ाई शुरू होने से पहले भी इजराइल और सऊदी अरब में पेचअप की तरफ बातचीत चल रही थी, लेकिन बाद में सऊदी अरब ने क्लियर किया कि अनलेस टू स्टेट सोल्यूशन की बात नहीं होती है, हम किसी को रिकग्नाइज करने के लिए नहीं जाएंगे। अलबत्ता ये है कि ट्रम्प की यकीनन कोशिश होगी कि वो प्रेशराइज करे मिडिल ईस्ट के वो ममालिक जिन्होंने अभी तक रिकग्नाइज नहीं किया है कि इसराइल को रिकग्नाइज करे। कोई इसमें ले, कुछ लोग देने वाली बात होगी, कुछ ले कुछ दे वाली पॉलिसी पर अमल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता है कि सऊदी अरब इस सूरत हाल में जाके फौरन वो उस पर अमल करे। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये फरमाइएगा कि अमरीकियों को ईरान क्यों इतना खटक रहा है? देखिए जी, अभी शुरू से उनके ईरान के न्यूक्लियर जो खदशात हैं वो इसराइल को ज्यादा है अमेरिका से। तो अमेरिका इसराइल का एलाई है, वो चाहता है कि इसराइल की जो एग्जिस्टेंस मिडिल ईस्ट में हो, ताकि वो उनके मकासद भी और अरबों के लिए भी एक फोर्स के तौर पे वहां पर रहे। और इसराइल ने वैसे खुला उन्होंने कई दफा एडमिट किया है कि दो ममालिक से उनको थ्रेट है, ईरान से, सेकंड पाकिस्तान से। सिंस पाकिस्तान इज फार अवे, तो लेकिन ईरान के जो न्यूक्लियर जो डेवलपमेंट्स हैं, और रिसेंटली हमने देखा है कि दुनिया अभी मानती है कि उनके बहुत करीब वो पहुंच चुके हैं, वो बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जिस तरीके से हमले पास्ट में हुए हैं, इनके न्यूक्लियर साइट्स पे हुए हैं, न्यूक्लियर साइट्स पे साइबर अटैक्स हुए हैं, तो इवन तो इसराइलीज ने ये भी कहा था कि हमने जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है ईरान के डिस्ट्राइक करना, अगर अमेरिकन हमारे साथ हों तो कम ना भी होंगे तो हम स्ट्राइक्स करेंगे। तो ट्रम्प, अगर आपको याद हो, ट्रम्प ने जो न्यूक्लियर जो अंडरस्टैंडिंग थी बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड ईरान, वो ओबामा ने की थी, तो 2015 में हुई थी। लेकिन जब ट्रम्प ऑफिस में आए तो उन्होंने उसको नल डिक्लेयर कर दिया था। तो इवन जब ये आपस इसराइल और ईरान में स्ट्राइक्स हो रही थी, तो उस वक्त भी ट्रम्प ने रिकमेंड किया था इसराइल को न्यूक्लियर साइट्स पे स्ट्राइक्स करनी चाहिए। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प की बात यह है कि अनप्रेडिक्टेबल भी है। कुछ लोग कहते हैं बड़े मैवरिक किस्म के इंसान हैं, एट द सेम टाइम वो पीस की भी बात करते हैं कि दुनिया में पीस हो, जिस तरह वो कहते हैं यूक्रेन और रशिया में वो पेचअप कराना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि वेस्ट एशिया में एक फोर्स जो है वो ईरान है। लेकिन मेरा ख्याल ईरान वीक इसलिए। ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं कि ट्रंप के नए दौर में ईरान पे इक्तसादी, सिफारती और फौजी पाबंदियां लग सकती हैं?
जी हाँ, बिल्कुल मुझे लगता है ऐसा ही होगा, और मुझे ये पॉसिबिलिटी भी आप रूल आउट नहीं कर सकते हैं किसी मौके पर ये जाके स्ट्राइक्स पे भी जाएं, और वो इन कनाइवेंस जब इसराइल भी इनके साथ शामिल हो, और एट द सेम टाइम इनकी कोशिश यही हो कि ईरान को, क्योंकि ईरान को ऑलरेडी सेटबैक्स हुए हैं वेस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट में, शाम के जो उनका एक लिंक बनता था विद लेबनान से, वो भी निकल गया है, और जो इसराइल के स्ट्राइक्स हुई थी न्यूक्लियर उनके जो मिसाइल साइट्स पे, तो उससे भी उनको सेटबैक्स है, तो ईरान भी थोड़ा सा डिफेंसिव पे है। तो मेरे ख्याल में भी कोशिश होगी ईरान को मजीद वीक किया जाए, लेकिन ईरान की कोशिश होगी कि वो अपनी इकोनॉमी को एड्रेस करे, क्योंकि सैंक्शंस पर ऑलरेडी लगे हुए हैं। जिस तरह इनके प्रेसिडेंट अभी के जो हैं, वो उनकी कोशिश है पहले हम अपनी इकोनॉमी बेहतर करें, फिर आगे बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर अहमद खान साहब। नाज़रीन, ब्रिगेडियर साहब का ये कहना है कि